हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। जैसा कि हम लोग आज नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। एनसीईआरटी बुक का ये 7th चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ेंगे और इनके द्वारा बताए गए जो नियम है उसके बारे में डीपली एंड ब्रीफली दोनों जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अब लेट ना करें और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप लोग अगर जो है हमारे चैनल को नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल का नाम है, आप ये यूट्यूब हैंडल है @PRASHANT प्रशांत, कोई स्पेस नहीं, सिंह SINGHLECTURES लेक्चर्स, प्रशांत सिंह लेक्चर्स के नाम से यूट्यूब हैंडल है। इससे आप लोग आसानी से हमारे जो है चैनल तक पहुंच जाएंगे। और नहीं तो फिर ये हमारे चैनल का जो शुरुआत जो है हैंडल से पहले था फिजिक्स एंड मैथ, फिजिक्स एंड मैथ विद प्रशांत सर। प्रशांत सर के नाम से है, आप लोग जो है सर्च करके उसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पढ़ने से पहले हम लोग ये देखें कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ते चले आए हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है तो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, उसकी गति में निरंतर वृद्धि हो रहा है या वो उसके जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही है, या एट ए रेस्ट पे आ जाता है। तो हम ये देखते हैं गति कर रहा है, थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, फिर चलने लगता है। तो कहने का मतलब ये सब जो चीजें होती हैं कि हमारे दिमाग में आता क्यों होता है कि गति करने लगता है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बहुत स्पीड से, फिर आगे जाके रुक जाता है, एट ए रेस्ट आ जाता है, फिसल रहा हो कोई तो क्यों होता है। तो जब क्यों की बात आती, व्हाई, तो अभी तक हम लोग ये सब चीजें काइनेमेटिक्स में पढ़ते चले आए हैं। किस में पढ़ते चले आए? काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स के अंतर्गत पढ़े हैं। फिर अगर हम कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है और मूव करने के बाद यहां आकर रुक गया, एट रेस्ट पर आ गया, ये तो क्यों हुआ, क्यों रेस्ट पर आया? कारण को बताएंगे, कारण पता करेंगे किस कारण। तो अब जब जहां कारण की बात आती है, काज की बात आती है, काज मीन्स कारण, कारण को कौन बताएगा? अब हम लोग किसके अंतर्गत कारण का पता लगाएं, किसके अंतर्गत? डायनेमिक्स के अंतर्गत। ये क्या हो जाएगा? ये होगा डायनेमिक्स। समझ में आया? तो कहने का मतलब हम लोग अभी तक क्या पढ़ते आए कि कोई चीज गति कर रहा है, इतना ही जानते हैं, गति कर रहा है, गति करने के दौरान उसकी स्पीड, वेलोसिटी कम या ज्यादा होती रही है, कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद रुक गया। तो दिमाग में आता क्यों, तो जो क्यों की बात आती है, व्हाई, वो काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। और काज की बात अगर करेंगे तो डायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो हम लोग टोटल अब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काज के बारे में पढ़ेंगे, कारण के बारे में पढ़ेंगे, कारण। तो आइए हम लोग देखते हैं क्यों ये ऐसा, किस कारण जो है ये बॉडी यहां से यहां पहुंची। तो ये बॉडी यहां से यहां पहुंची क्यों, कारण क्या है, व्हाट इज काज। तो उसी काज को कहेंगे, काज को ही कहेंगे, क्या कहेंगे? फोर्स, फोर्स के कारण। अर्थात हम लोग कहेंगे फोर्स इज दैट कॉज, कुछ इज
changing in state on of an object or an body. Force is that cause which is changing in the state of an object, a body, or so on so forth. You can say about body, object, जो भी मन में आए कह सकते हो कि बल वह कारण है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु के पोजीशन, स्टेट में परिवर्तन होता है। तो हम लोग क्या अभी आपको बताएं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग टोटल किस पर डिस्कस करेंगे? किस पर करेंगे? फोर्स पर। फोर्स क्या करेंगे? फोर्स। टोटली इस चैप्टर में हम लोग इस अध्याय में फोर्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक ना? तो हम लोग क्या पढ़ें कि क्यों ये गतिमान होता है, क्यों की बात हमारे दिमाग में आया, फिर उसके बाद आया कि काज को पकड़ा जाए, काज, कारण को पता लगाया जाए। तो कारण पता लगाने के पता चला कि कारण क्या है? कारण वह एक ऐसा असर है जो किसी वस्तु, कारण ही, काज ही वो फोर्स कहलाता है जो किसी वस्तु या किसी पिंड के अवस्था में, स्टेट में, पोजीशन में परिवर्तन करता है। तो फोर्स इज दैट कॉज व्हिच इज चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नो। ये काज पता चल गया। बल वह कारण है जिसके द्वारा किसी वस्तु के पोजीशन या अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अब आता है, आप फोर्स तो पता चल गया, या आप ऐसे अदर वर्ड्स में कह सकते हो कि बल वह धक्का है या धकेला जाता है, किसी वस्तु के पोजीशन में चेंज करता है। किसी वस्तु, वह धक्का है जिसके द्वारा किसी वस्तु के पोजीशन में चेंजिंग आती है, ये भी कह सकते हो। फिर आता है, आएगा कि फोर्स तो हो गया, तो फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स देख लेते हैं। फोर्स, बल के प्रकार। अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले ये जान लें कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स वो होता है कि जब किसी भी वस्तु पर कई बल लग रहे हों और उन बलों का परिणामी शून्य हो, उन बलों का परिणामी अर्थात रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0 हो। जैसे कोई बॉडी आपके पास है, कोई वस्तु है और इस पर कई बल लग रहे हो, एक बल इधर से एक्ट कर हो रहा है, एक बल इधर एक्ट कर रहा है, एक बल ये। अगर आपके पास देखिए कई बल लग रहे हैं, तो अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स अगर हम कह दें ये F1 फोर्स है, F2 है और F3 है और F4 है, F4, अगर इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F इक्वल टू अगर 0 आ जाए, अर्थात F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये बॉडी क्या गति करेगी? नहीं करेगी। ये बॉडी अपने ही स्थान पर रहेगी, इसमें कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसका रिजल्टेंट, ये फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, ये फोर्स इधर अप्लाई हुआ, ये इधर, इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तभी तो दोनों के, क्योंकि देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बल जो है एक सदिश राशि होती है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शंस दोनों होता है। तो कहने का मतलब है अगर ये इधर अप्लाई कर रहा है, ये अपोजिट से, इनके मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, परिमाण बराबर हैं, डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे। तो इसका मतलब ये बल F2 और F4, अगर ये F2 और F4 आपस में क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल कर दे रहे हैं? एक दूसरे को न्यूट्रल। और F1 F3 एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। तो जब ये कैंसिल कर दे रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो अर्थात नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं हुआ स्टेट, नो चेंजिंग इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के स्टेट में, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन हो सकता है, क्या हो सकता है? ये चेंज हो सकता है, केवल इनकी आकृति, आकार चेंज हो सकती है। जैसे अगर हम दोनों हाथ के बीच में एक कोई रबड़ की गेंद ले लें और उस पर फोर्स लगाएं, इस हाथ से दोनों से समान मात्रा में बल लगाएं,
तो क्या होगा, उसकी स्टेट, उसकी अवस्था तो बदलेगी नहीं, लेकिन वो चिपटी हो जाएगी, वो पिचक जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उसके जो है आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक ना। तो अब हम लोग ये जान गए कि बैलेंस फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, जब मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कई बल लग रहे हो और उनका रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए तो कहा जाएगा वो बैलेंस फोर्स है, और उनके स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। नो मोशन, एनी टाइम वो मोशन कर ही नहीं सकते हैं, बशर्ते उनका क्या होगा, चेंज इन ओनली आकृति, स्ट्रक्चरल उनका चेंजिंग हो सकता है। ठीक ना। अब आता है हम लोग इसका टाइप्स ऑफ में, तो हम लोग बैलेंस सीख गए, बैलेंस फोर्स आपको पता हो गया। फिर अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। सेम उसी का अपोजिट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कई बल लग रहे हो और उनका रिजल्टेंट 0 ना हो, अगर रिजल्टेंट 0 नहीं होगा तो सपोज दैट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये है, इस पर हम 2 बल लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है F1 और एक फोर्स इधर एक्ट कर रहा है F2, दूसरे सतह पर F2। अगर हम कह दें F1 ग्रेटर देन F2 तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्या एट रेस्ट होगी, नो, इमोशन में आ जाएगी। और मोशन किधर होगा, जो बल ज्यादा होगा वो दूसरी तरफ उसको ले जाएगा। F1 ग्रेटर देन, इसका मतलब ये धक्का दे रहा है इधर, तो ये हमारी बॉडी इधर खिसक जाएगी और ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी। समझ में आया। तो इनके पोजीशन से देखिए, अगर ए पोजीशन रहा और ये बी, तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब अनबैलेंस जो फोर्स होता है वो पोजीशन को चेंज कर देता है, और बैलेंस फोर्स जो होता है वो क्या करता है, पोजीशन नहीं चेंज होता है, उसकी आकृति आकार में चेंजिंग आ सकता है। आप समझ गए। तो अब आइए, ये तो हो गया जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। लेकिन फोर्सेस बहुत होते हैं, अनंत फोर्स होते हैं, अनंत होती हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अनंत। चलिए आइए थोड़ा सा उस पर भी और हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे कितने प्रकार से होते हैं। तो बल हमने बताया है कि बल अनंत होते हैं। वैसे बेसिकली हम लोग बल की जो है टाइप्स देख लेते हैं फिर एक बार अगेन। बल, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम कह रहे हैं कि अनंत होता है, इनफाइनाइट फोर्स होते हैं। लेकिन देख लेते हैं कि बेसिक हम लोग के कितने, जो मेनली कुछ हमारे जुबान पे रहता है, कितने बल हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो होता है, आप कहते हो कि कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स, एक आप कांटेक्ट फोर्स की बात करते हो। एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, एक कांटेक्ट फोर्स, एक नॉन कांटेक्ट और होता है। एक आप कहते हो वीक फोर्स, वीक फोर्स, वीक फोर्स, वीक फोर्स आप उसका कह सकते हो वंडर वाल, वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल फोर्स। एक फोर्स और तुम कह सकते हो, एक फोर्स कह सकते हो न्यूक्लियर फोर्स। आप लोग पढ़े हो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स। अब हम लोग ये तो कहते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत देखिए कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत एक आएगा, कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आप कह सकते हो कि टेंशन, टेंशन ये कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आएगा। और कह सकते हो, क्या कह सकते हो, स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग में लगता है, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हो गया।
और क्या होगा, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और क्या हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बाद क्या हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक होता है आपका फ्रिक्शन फोर्स, ये किस में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये चारों जो तुम्हारे आएंगे ये आएगा कांटेक्ट फोर्स में आएगा, जो कांटेक्ट में रहते हैं, जो एक दूसरे के कहने का मतलब कांटेक्ट माने एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं या एक से टच रहते हैं, उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब आइए नॉन कांटेक्ट, जो कांटेक्ट भी नहीं रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े भी नहीं होते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है, और उसके बाद भी उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स में, हम लोग देख ले क्या क्या होता है। पहले तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, हम इनकी बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लाइक दैट, चार्जों के बीच, आवेशों के बीच जो होता है, अभी उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन देख लेते हैं नॉन कांटेक्ट में कौन कौन से फोर्स आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, और तीसरा क्या आता है, आप लोग बचपन से पढ़े हो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट चुंबक देखे हो ना, मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग बचपन में बहुत सारे बहुत छोटे छोटे काले काले गोल गोल रिंग जैसा चुंबक देखे हैं। फिर क्या करते थे, चुंबक को चिपकाते थे, फिर उसको रिवर्स कर देते थे, चुंबक भागता था, कागज पे दौड़ाते थे। तो बहुत सारे, तो ये किस में आता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स में आता है। तो कहने का मतलब हमारा हो गया, एक ही आप कांटेक्ट पढ़ लिए, दूसरा नॉन कांटेक्ट पढ़े, फिर तीसरा आप पढ़े कि वीक फोर्स भी होता है जिसे वंडरवाल फोर्स कहते हैं। और तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो वंडरवाल फोर्स क्या होता है। वंडरवाल फोर्स जो होता है वो किनके बीच लगता है, ये आपस में जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन से बंधे होते हैं, उनके बीच एक वीक फोर्स होता है, उसको वंडरवाल फोर्स कहते हैं। और एक आप न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लिए, न्यूक्लियर फोर्स में होता है कि नाभिकीय बल जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थात पॉजिटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की जिस फोर्स से बांधे होते हैं उन्हें न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स ये हो गया। अब आइए, हम लोग इतने फोर्स हो गए, तो बहुत लैलाट ऑफ फोर्स आपके पास है, लेकिन हम बेसिकली इनको जो है डिस्कस इसलिए कर दिए कि जो आप जनरल अमूमन जानते हो। अब आइए हम देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में किन किन फोर्स का, अभी हम बताएं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम जो है फोर्स का ही डिस्कस करेंगे ओवरऑल चैप्टर में। तो हम देखते हैं कि इसमें किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है और कौन से टॉपिक हमसे रिलेटेड नहीं है, कौन से अदर क्लासों में है। तो अब देखते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका, ये आपको 11th में मिलेगा एनसीईआरटी बुक में। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और डिटेल्ड डिस्कस जो होगा नेक्स्ट चैप्टर जब ये आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये आपके सिलेबस का हो गया, ये आपके सिलेबस का हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आप पढ़ोगे 11th में पढ़ोगे, ये 11th में आप पढ़ोगे, ये आपका 11th हो गया। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसमें कूलॉम्स लॉ वगैरह आएंगे, ये 12th का चैप्टर है। और मैग्नेटिक, ये दोनों आपके क्या हैं, ये 12th के हो जाएंगे। तो इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, जो 12th में जाएंगे 12th क्लास का जो है क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में होगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इधर आप गया नॉन कांटेक्ट में ये पढ़ना है। हाँ, इसमें आइए हम लोग पढ़ेंगे टेंशन पढ़ेंगे, ये टेंशन हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ेंगे, और फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे। तो इसका तो चारों पढ़ा जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स ये आपके केमिस्ट्री के हैं, ये सब क्या है, केमिस्ट्री के हैं।
केमिस्ट्री के, तो इसको हमें पढ़ाना नहीं है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि फोर्स जो है, आप जानेंगे फोर्स कारण होता है। अभी पिछले ही वीडियो में बताया गया था काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हमें प्रश्न आता है क्यों, व्हाई, एक प्रश्न उठता है, और फिर प्रश्न का निवारण क्या है, क्यों, किन कारण से ये क्यों उत्पन्न हुआ। लाइक दैट, कोई मोशन कर रहा है, कोई गाड़ी गति कर रही है, और गति कर रही है तो उसके स्पीड में कम ज्यादा, उसका स्पीड कम ज्यादा या कहीं जाकर रुक जा रहा है, तो क्यों, ये हमारे दिमाग में चलता क्यों। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ काइनेमेटिक्स। एंड फिर आगे आता है किस कारण से यह गति कर रहा है, किस कारण से इसके जो है वेलोसिटीज वेरीज कर रहे हैं, वेलोसिटी वेरी कर रहे हैं, एंड किन कारणों से एट ए रेस्ट पे आ जा रहा है। तो ये कारण काज को, तो काज ढूंढता क्या है, इट इज द पोर्शन ऑफ डायनेमिक्स। तो अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आता है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन का तो पीरियड बहुत ही पुराना पीरियड है। वो हमको लगता है कि 1642 से लेके 1727 का पीरियड रहा होगा उनका। अगर हम कह दें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये कब इन्होंने जो है इसका डिराइव किया या दिया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये बहुत पुरानी बात है, और ये रहा होगा 1642-27, इनका पीरियड जो है नियर अबाउट 1642, 1642 एंड 1727 इनकी बात करेंगे। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छे से हो गया। अब आइए, जब हमें 12th का पढ़ना नहीं तो ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। एक्चुअल हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं भी दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। उनके बीच जो बल लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और उसका जो है फार्मूला हम लोग डिटेल जो है डिस्कशन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। r क्या है, उनके बीच जो है दूरी है। m1 एंड m2 सेपरेटली मासेस ऑफ ईच, प्रत्येक के मास है। और कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये जो कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी सर्वदा एक ही रहता है, कैपिटल G। तो अब आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दो पिंड है, इनके बीच अगर दूरी स्मॉल r है और इसका मास m1 है और इसका m2 है, तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण लगेगा एक दूसरे के प्रति, ये आकर्षण यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। एक दूसरे को एक जिस बल से बंधे होंगे या दोनों के बीच जो बल लग रहा होगा, जो एग्जर्ट कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, वो फोर्स क्या है, F है, ठीक ना। तो F इज इक्वल टू, यही आपका मिल गया, ये आपका आ गया F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ग्रेविटेशनल यहां बहुत डिटेल नहीं करेंगे, कैसे क्या हुआ, इसका फार्मूला है। वैसे तो इसको कहते हैं कि दो ऑब्जेक्टों के बीच, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा, आकर्षण, वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, द फोर्स इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ masses and inversely proportional to the distance between them। कहने का मतलब कि उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिलहाल हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये अभी नेक्स्ट चैप्टर की बात है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये फोर्स एक्चुअली होता क्या। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिख क्या सकते हैं। अगर कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल की बारी आएगी, अगर कहा जाए ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिख सकते हैं वेट भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस वेट, वेट, वेट।
जैसे जैसे क्या है कि अगर ये मान लीजिए सपोज दैट अर्थ है, क्या है अर्थ, तो ये अर्थ का सेंटर है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो अगर इसका मास m है तो ये क्या होगा, वेट इसका क्या होगा, mg होगा। क्या होगा, mg। तो आप कहोगे mg किधर लग रहा, अपवर्ड की डाउनवर्ड, तो आप तुरंत कहोगे mg जो वेट है, वेट को ही हम ग्रेविटेशनल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ कह सकते हो। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी के केंद्र की ओर, ये जो आता है ये आएगा, ये पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है। क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्या लिखोगे, ये जो ये बल लग रहा है, वेट जिसे बोल रहे हो, वेट, ये क्या होगा, इसको कहोगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंटर की पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। कहां होगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। इसलिए हम इतना छोटी से छोटी बातों को आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में कुछ भी स्ट्राइक ना करें कि सर ये बता दिए इट मींस क्या होगा, इसका अर्थ क्या है, ग्रेविटेशनल होता क्या है, ये नॉन कांटेक्ट में आता है, जो कि हम लोग ये किसी भी कनेक्शन, इसका एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन तब भी फील करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, तो एक्चुअल होता क्या है, तो वही बता रहे हैं। ये एक वेट, लाइक दैट वेट होता है, भार जो है, भार, और वो डाउनवर्ड्स होता है, लेकिन हम हर चीजें वो पृथ्वी के केंद्र की ही ओर जो है टुवर्ड्स होती हैं, उधर ही जाना चाहती हैं और वो अट्रैक्ट करती हैं, तभी कोई चीज अगर ऊपर फेंका जाता है नीचे आता है, ठीक ना। और जी अगर कह दिया जाए, जैसे आपको कह दिया जाए कि 5 kg 5 किलोग्राम, दिस इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स है, 5 किलोग्राम, तो ये जी का मान यहाँ क्या होता है, अगर निकालना चाहते हो जी का मान, हम लोग अमूमन कह देते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में दिया है 10 तो 10 रख देते हैं, 9.8 रखते हैं भी है, तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे या हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, वेट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, ठीक ना। तो अब ये हो गया ग्रेविटेशनल। तो इसमें ये दोनों आपके क्लास के हैं नहीं, ये नेक्स्ट जो है क्लास में पढ़ाया जाएगा, और ये चैप्टर का डिटेल भी आपका चैप्टर का डिटेल उसमें पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए ग्रेविटेशनल हम इसी पे छोड़ते हैं। आइए अब ये आप वीक फोर्स जानी गए, वंडरवाल फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है सबसे बहुत वीक फोर्स होता है। फिर आता है न्यूक्लियर फोर्स, आपको पता ही दिए, न्यूक्लियर माने नाभिकीय बल जो होता है, नाभिक के अकॉर्डिंग, नाभिक क्या करता है, नाभिक न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अब एक नई चीज जान लीजिए, चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन पर भी चार्ज होता है, लेकिन दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, और दोनों समान अमाउंट में होते हैं, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए रहते हैं। तो जब एक्चुअली देखा जाएगा उसका, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल ही रहेगा, अर्थात उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल किए रहते हैं। तो वो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किए रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन निगेटिव दोनों के बीच में आकर्षण, तो उनको बांधे रहता, खींचे रहता कि आप नाभिक की तरफ आओ, जाओ ना दूर, दूर ना जाओ, दूर ना जाओ, नहीं जाने देता है, कभी भाग जाओगे, तो वो खींचे रहता है अपने तरफ। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो नाभिक हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। और कांटेक्ट फोर्स में अब आइए हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जो हमारे मेन चैप्टर में डिस्कशन करने की बात होगी वो टेंशन फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, टेंशन की बात करते हैं, टेंशन फोर्स होता क्या है, ठीक ना।